नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और हमारी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में चढ़ावा चोरी से लेकर परिसीमन तक, छात्रों की जो नीट परीक्षा थी उसमें पेपर लीक से लेकर महंगाई और बेरोजगारी तक, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के चुनाव भी सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी का अनफिनिश्ड एजेंडा कि संसद सत्र के अंदर उसे 2/3 बहुमत का जुगाड़ कर लेना है, ये भी चर्चा के अंदर है। इसके अलावा चर्चा में है कई सारे प्रमुख दल, जिसमें से 2 तो अब एनडीए के सपोर्टर बन गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का एक बड़ा गुट लोकसभा में अब एनसीपीआई की तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को समर्थन कर रहा है। वहीं शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के कई सांसद अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ हैं। क्या शरद पवार की पार्टी भी टूटेगी? क्या और कुछ नया देखने को मिलेगा संसद के इस सत्र के दौरान? इन्हीं तमाम चीजों पर बात करने के लिए और खास नजर स्पॉटलाइट उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर डालने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बेहद महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके उत्तर प्रदेश के वरिष्ठतम भारतीय जनता पार्टी नेताओं में एक दिनेश शर्मा जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो संसद सत्र के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना अनफिनिश्ड एजेंडा पूरा करेगी और संविधान संशोधन विधेयक के लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटा लेगी? महिला विधेयक के बारे में दलों की राय जो थी वो सरकार विरोधी रही, हमेशा से रही, और उन्होंने देश की आधी आबादी का चिंतन नहीं किया कि उनको हम अधिकार दें, कम से कम लोकसभा और विधानसभाओं में, और उन्होंने उसका विरोध करने का निर्णय लिया। लेकिन उनके सांसद स्पष्ट रूप में कह रहे थे कि आखिर ये किसी दल का तो कोई प्रस्ताव है नहीं, और इसमें उनके दल के नेता लोग ऐसा कर क्यों रहे। और शायद यही सब कुछ कारण रहे, तृणमूल से भी लोग अलग हुए, शिवसेना से भी लोग अलग हुए। बहुत सारे दल हैं जिनके जो सदस्य थे उनके मन में एक तरीके का आक्रोश था अपने नेतृत्व के प्रति, विपक्ष के। और मैं कह सकता हूं कि ये समय का बदलाव हुआ है और लोग जनहित के मामलों को तेजी के साथ उठाकर सरकार के साथ में इसलिए खड़े होना चाहते हैं कि उस सरकार ने आधी आबादी को जहां देने का निश्चय किया, वहां देश के तमाम कानूनों का सरलीकरण किया है। हम वहां चुनाव में 1 नेशन 1 इलेक्शन ऐसी बातों का उल्लेख उन्होंने किया है। जो भी विधेयक लाए गए हैं वो जनहित के हैं, कोई सरकार अपनी पार्टी के एजेंडा के रूप में थोड़ी लाया है। और आपने देखा होगा कि नकारात्मक राजनीति का जो कार्य करने वाले लोगों का हश्र क्या हुआ। तृणमूल कांग्रेस ने बड़े जबरदस्त तरीके से विधेयकों का विरोध किया था। सनातन के बारे में उन्होंने अनर्गल प्रलाप किया था, मर्यादा तक लांघी थी, और उसका परिणाम क्या हुआ कि उनका सुपड़ा साफ हुआ। आसाम में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ। और यही नहीं, तमिलनाडु में जो सनातन का विरोध करने वाले थे वो डीएमके का पराजय हुआ। दिनेश जी, कांग्रेस ने अब यह सार्वजनिक कर दिया है कि महिला आरक्षण बिल और परिसीमन को पिछली बार सरकार जोड़ के लाई थी ताकि 850 सीटें हो जाए और महिलाओं को 33% आरक्षण जो है 2029 के चुनाव में दे दिया जाए। ये सरकार की मंशा थी और सरकार महिलाओं को आरक्षण परिसीमन के जरिए दिलवाना चाहती थी, लेकिन आपको 2/3 बहुमत नहीं मिला। कई सारी पार्टियां जो है अब डिफरेंट स्थिति में है। आपने कहा तृणमूल कांग्रेस टूटी, आपने कहा उद्धव बालासाहब ठाकरे की शिवसेना टूटी, एनसीपी की तरफ से भी इंडिकेशन है कि वो सपोर्ट दे सकते हैं। मैं आऊंगा डीएमके के ऊपर, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस, उसका कहना है कि वो परिसीमन का विरोध करेगी और पिछली बार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन इस पूरे मसले पर एकजुट था वैसा ही रहेगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि परिसीमन बिल को पढ़ने का पूरा वक्त दिया जाए और इसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। क्या सरकार ऐसा कुछ करेगी? और सर्वदलीय बैठक बुलाने से कभी सरकार पीछे थोड़ी रही है, लेकिन आप जो सुझाव दे रहे हैं सार्वजनिक रूप में वो मान्य नहीं है। वो मान्य इस आधार पर नहीं है कि आप परिसीमन का कहते हो कि हम विरोध करेंगे, लेकिन विरोध का कोई आधार है क्या आपके पास? आप विरोध किस चीज के लिए करोगे?
अगर जिस संख्या में है उसी संख्या में सभी जगह बढ़ाया जा रहा है तो इसमें हर्जा क्या है, ये नहीं बता पाते और वो केवल ये कहते हैं कि हम परिसीमन का विरोध करेंगे। तो मैं समझता हूं कि जो दिशा विहीन स्थिति है विपक्ष की, उनमें आपस में ही सहमति नहीं है। वो सरकार के साथ सहमत कैसे बनाएंगे? उनको पहले आपस में सहमत बनानी चाहिए और फिर सरकार के साथ बैठना चाहिए, पहल करनी चाहिए। सरकार पीछे कब है? तो सार्वजनिक रूप में कई बार हमारे मंत्रियों ने, माननीय मंत्रियों ने और जो भी हमारे संसदीय मंत्री थे, सबने एक आमंत्रण दिया है कि अगर आपको कोई चीज कहनी है तो बैठिए टेबल पे और बैठ के अपने प्रस्ताव रखिए। आप प्रस्ताव बाद में रखते हैं, विरोध पहले आप कर देते हैं, तो ये उचित प्रक्रिया नहीं है। अगर 2/3 बहुमत का अंक पार करना है लोकसभा के अंदर तो कई सारी विपक्षी पार्टियों का समर्थन चाहिए, क्योंकि आपके पास उतना बहुमत नहीं है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के टूटने और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के टूटने के बाद आप उसके बेहद करीब पहुंचे हैं, लेकिन कई सारी अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि अगर 50% हर राज्य को, जनसंख्या के आधार पर नहीं, अगर 50% हर राज्य को सीटें बढ़ाने का भरोसा दिया जाता है तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। क्या ब्लैंकेट हर राज्य की 50% लोकसभा की सीटें बढ़ें, इस पर विचार करने के लिए सरकार तैयार है? बहुत सारी चीजें हैं जिनके बीच का रास्ता निकलता है। ऐसा थोड़ी, कई विषयों पर ऐसा हुआ है। पहले भी तमाम प्रकार की विरोधाभास के बावजूद तमाम बिल ऐसे थे जो सर्वानुमति से भी पास हुए हैं। और रही बात ये कि आप पास कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि देश की जनता भी और देश के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी चाहते हैं कि जो जनहित के प्रस्ताव हैं वो पारित होने चाहिए। सांसद अपनी आवाज उठाते हैं और दल नहीं मानता तो फिर उनका दिल बोलता है, और जब दिल बोलता है तो फिर वो सही बोलता है और सकारात्मक निर्णय लेता है। ठीक है, आपने कहा दिल बोलता है, लेकिन आपका दिल तो ये कह रहा है, क्योंकि आप चाहकर भी, डीएमके सनातन विरोधी है, उसने सनातन को डेंगू और मलेरिया कहा था, इसका जिक्र करना नहीं भूल पाए। लेकिन अगर यही बिल 2/3 बहुमत से पास कराना है तो डीएमके का समर्थन आपको चाहिए। तो जो सनातन के बारे में ऐसी अनर्गल टिप्पणी करती थी पार्टी, जिसका बीजेपी ने हमेशा पुरजोर विरोध किया है, क्या उनसे समर्थन लेंगे? होते हैं, देखिए उनकी नीति क्या है और हमारी नीति क्या है, ये सब जानते हैं। हमारी नीति स्पष्ट नीति है, लेकिन जो अन्य मुद्दे हैं उनमें अगर एकरूपता आती है तो तमाम ऐसे विषय हुए कि जहां कुछ मुद्दों पर विरोध रहा है और कुछ मुद्दों पर सहयोग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन समर्थन करेगा कौन नहीं करेगा। डीएमके भी एक समय माननीय अटल जी की सरकार में सहयोगी रही, उसके पहले सहयोगी रही। लोग कहते हैं कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर अपोजिशन पार्टी को तोड़ती है, अपने नंबर गेम को मजबूत करती है। 400 पार से तो आप बहुत दूर रह गए, लेकिन अब ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर आप उन पार्टी के सांसद जो आपके अभी तक विरोधी थे, आपके खिलाफ मुखर आवाज संसद के अंदर उठाया करते थे, उन्हें ही अपने पक्ष में कर रहे हैं और तोड़ रहे हैं बीजेपी के लिए। ये तो बीजेपी अपने दल की मजबूती के लिए है कि दूसरे दलों की मजबूती का ठेका लेगी। बीजेपी ने एक भी सांसद ज्वाइन कराया हो तो आप कहो, या वो दल कहे, उनके दल के लोग उनके परिवारवाद के खिलाफ ममता जी के रहे तो उनका दल टूटा, अलग दल बना, उसमें बीजेपी का कौन सा योगदान? एक भी सदस्य बीजेपी में थोड़े आया है। लेकिन उसी तरीके से आप सपोर्ट तो बीजेपी की सरकार को ही कर रहा है ना दिनेश जी, और उसी मिल तो वो तरीके से भूपेंद्र यादव जी से ही रहे थे ना तमाम सांसद। नहीं, अब कोई आपसे मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि बीजेपी कोई उनके दल को तोड़ने थोड़ी गई थी। अगर लोग उनकी नीतियों से सहमत नहीं है और अलग होते हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी है, बीजेपी की जिम्मेदारी थोड़ी है कि बीजेपी रोकने जाए कि आप उनसे अलग ना हो, उन्हीं के साथ रहो। अगर शिवसेना उद्धव जी ने अपना नियम बदल दिया और फतवों के आधार पर वो अपने चुनाव की प्रक्रिया में संलग्न हो गए, जब मुख्यमंत्री थे तो हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिबंधित सा हो गया था,
तो लोग उनसे अगर संतुष्ट हुए तो उसमें बीजेपी का कौन सा दोष है? मेरा सीधा सवाल है, लोग कहते हैं कि इन्हीं तमाम पार्टियों पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, आप भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हैं और इन्हीं तमाम पार्टी के नेताओं को अपने अंदर ले लेते हैं और ऐसे लोगों को भी ले लेते हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार और बाकी अन्य तरह के कई आरोप है। इसीलिए जो अपोजिशन देखिए, पार्टीज है और एक बड़ा नैरेटिव है कि बीजेपी तो सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन है। एक भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई मुकदमा दर्ज हो और बीजेपी ने वापस लिया हो तो आप बता दीजिए। अगर कोई समर्थन किसी मुद्दों पर कर रहा है तो निश्चित रूप में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई अगर किसी मुद्दे पर सकारात्मक रवैया अपनाता है और बीजेपी के शर्तों के अनुसार उसके साथ खड़ा होता है तो बीजेपी ने उसको शामिल नहीं किया है तो बीजेपी उसको इनकार भी नहीं कर सकती है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, तृणमूल कांग्रेस, उनकी एक सांसद है सयानी घोष, जिनके एक वायरल बयान को, उनके एक वायरल गाने को, क्योंकि वो सिंगर हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ी हैं, ममता बनर्जी को उन्होंने छोड़ दिया है, उन्होंने गाना गाया था, दिल में है काबा नैनों में मदीना। अब यही सयानी घोष बीजेपी का नगीना कैसे बन गई? नहीं, देखिए कोई बीजेपी का मतलब एक काबा का विरोध थोड़ी है। बीजेपी सभी धर्मों का, सबका सम्मान करने वाली पार्टी है, लेकिन जहां उनकी आइडियोलॉजी किसी अन्य चीज पर है तो बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी जिस पर थी उस पर आज वो सुदृढ़ है। हमने अपनी आइडियोलॉजी नहीं बदला है। अगर किसी ने हमारे विचारों का समर्थन किया है तो उसका स्वागत है। नहीं, लेकिन दिनेश अगर जी, कोई एनडीए की नीतियों से सहमत बन रहा तो उसका स्वागत है। कबीर रहे तो उनकी विचारधारा मेल खाती थी। नहीं, उनके बयान को मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा बताया गया। भी आप बताइए, भारत में वो बात कर रही हैं, उनको काबा और मदीना दिखाई दे रहा है, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर नहीं दिखाई दे रहा है सयानी घोष को। बीजेपी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा स्थापित मर्यादाओं के रामराज्य की परिकल्पना के साथ खड़ी हुई है और हम अपनी आइडियोलॉजी से टस से मस नहीं हुए हैं और हमारी इस आइडियोलॉजी के साथ में जो लोग खड़े हैं, मैं समझता हूं कि समय के साथ जिन लोगों ने हमारा सहयोग नहीं किया, अब जिन लोगों ने हमारा सहयोग करने के लिए हमारी नीतियों को उन्होंने उचित पाया, तो इन दोनों प्रकार की धाराओं के बीच में तमाम ऐसे मुद्दे कॉमन हैं जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत बनते हैं। आपने देखा ना कि मानो कोई एक मुद्दे पर कांग्रेस हमको समर्थन दे दे या हमारे सरकार के प्रस्ताव को समर्थन दे दे तो आप ये थोड़ी कह देंगे कि कांग्रेस अब बीजेपी हो गई। इसका मतलब यह है कि विरोधी विचारधाराओं के बावजूद भी मुद्दे के आधार पर समर्थन संभावित रहा है। यही लोकतंत्र की खूबी रही है। जी, तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता, अयोध्या का भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, अब आप बताइए, आप लोगों ने इसके लिए इतना संघर्ष किया, भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों से लेकर आज 12वें साल में लगातार दिल्ली पर शासन कर रही है, देश के 20 से ज्यादा राज्यों के अंदर उसकी सरकारें हैं और उसी भगवान भव्य श्री राम मंदिर में आप ही की सरकार के द्वारा बनाए हुए ट्रस्ट के प्रबंधन में चढ़ावा चोरी होती है। बीजेपी अपने सर पर लगे इस दाग को कैसे मिटाएगी? चढ़ावे के संदर्भ में जो गणना संबंधी गड़बड़ी है उसका उल्लेख कर रहे हैं तो मैं उसमें इतना ही कहूंगा कि जैसे ही पता चला तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ही इसकी एफआईआर दर्ज कराई गई और एसआईटी की मांग की गई। ये ट्रस्ट के संविधान में है कि उनके द्वारा क्या कार्य किया जाएगा। अब एक ट्रस्ट के द्वारा जब ये कार्य किया गया कि रिपोर्ट दिखाई गई, तत्काल मुख्यमंत्री जी ने बगैर देर किए एक उच्च स्तरीय एसआईटी बैठाल दी। जांच का कार्य उसी दिन से प्रारंभ हो गया। कुछ लोग नहीं, 8-8 लोग गिरफ्तार हो गए, उनकी रिमांड ले ली गई, उनकी संपत्तियों में जब्तीकरण की कार्रवाई अभी भी जारी है। सरकार का जो रोल है वो सरकार अपना कर रही है। अब आप एक ट्रस्ट में 1-2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति या 10 व्यक्ति के द्वारा कोई गड़बड़ी की जाती है तो उसको उसका दंड दिया जा रहा है, लेकिन उसके कारण आप पूरे ट्रस्ट को, पूरे मंदिर को, पूरे मंदिर आंदोलन को, पूरे मंदिर आंदोलन में लगे हुए लोगों को आप आरोपित या आप निंदित भाव से आप उनकी आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोगों जिन्होंने गड़बड़ी की वो दंड पाए। मैं कहता हूं जिसने किया है उसको उसकी 3 पीढ़ियां याद रखें, इतना कठोर दंड मिलना चाहिए और वो मिलेगा, क्योंकि योगी जी बख्शने वाले नहीं है।
जो इस प्रकार का अनर्गल दुष्प्रचार होकर कोई कह रहा हम राम को बचाने आ रहे हैं। अभी एक कांग्रेस के नेता का किसी का बयान मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था। तो जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो सबके पालनहारा है, उनको बचाने के लिए भी ये विपक्ष के लोग तैयार बैठे हैं। जिनकी नानी ने मना किया था वो भी जाके नानी के कहने के बाद अभी तक का दर्शन करने नहीं गए थे। जब सब जगह से हार कर जमीन पर आ गए तो 2027 को देखते हुए वो उनका रामलला के दर्शन करिए। अब तो घंटी बजाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू कर दिए, सुंदरकांड। और कुछ लोग हैं, अभी देखिएगा, कहीं मंदिर बनाएंगे, जो कहते थे हम ईश्वर पे विश्वास, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेतागण कहते थे कि हम ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, हम भगवान का हम पूजा नहीं करते। लेकिन जब पूजा नहीं करते तब तो मंदिर बनवा रहे हैं। अभी मंदिर के बाद मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूं, सब परिवार घंटी बजाते हुए, तिलक लगाते हुए और अगर शंखनाद करते हुए ये सब दर्शन करने के लिए दर ना जाएं, मंदिर और रामलला के प्रणाम ना जाएं, तो अब कह दीजिएगा ये भेषधारी लोग हैं। चुनाव का शंखनाद होते हुए ये पॉलिटिकल टूरिज्म के साथ साथ अब तो ये धार्मिक पर्यटन पर भी निकलने वाले हैं। मैंने आपकी सब बात मानी, मैंने एग्री किया। आपने हालांकि अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन इटावा में सैफई में बड़ा केदारेश्वर मंदिर वो ही बना रहे हैं। अभी तक राम जन्मभूमि में वो दर्शन के लिए नहीं गए हैं। मैं उससे इतर एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, अखिलेश यादव ने इसको सार्वजनिक किया, लेकिन वो ट्रस्ट जिसमें आपकी विचारधारा से जुड़े महासचिव चंपत राय, जिन पर सबसे ज्यादा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उनकी निष्ठा में कमी थी, निगरानी में कमी तो थी ना। और अभी भी ये बात सामने आ रही है कि 80 लाख बरामदगी हुई है, 3 करोड़ रुपए चंपत राय ने बरामद किए, FIR नहीं कराई और लिख दिया कि SIT की जांच हो। FIR नहीं हुई पहले, SIT पहले बन गई। अनिल मिश्रा वो भी आप ही की विचारधारा से जुड़े हैं, उनके ऊपर कई तरह के आरोप है, उनकी संपत्तियों की जांच हो रही है। एक लाइन में कहूंगा दीपक जी, आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और आप बड़ा विश्लेषण अच्छा करते हैं। आप तो खाड़ी के देशों के युद्धों में भी घूम चुके हैं। ये तो छोटा ये युद्ध नहीं है, ये अघोषित राजनीतिक युद्ध है विपक्ष के द्वारा। अगर ट्रस्ट की आप कार्रवाई में देखो तो आप देखो कि अब इस्तीफे हो गए हैं। ट्रस्ट का एक संविधान है, उसके अनुसार कार्य प्रणाली संपादित होती है। तो जो ट्रस्ट के अंतर्गत जो नियम कानून है, उसके अंतर्गत जो सरकार को जो प्रदत्त अधिकार है उनका वो पालन कर रही है और प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ दिन प्रतीक्षा करिए, SIT की रिपोर्ट आएगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई होगी और योगी जी ने कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। अखिलेश यादव इसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। अब सोचिए, अखिलेश यादव रथ यात्रा निकालने की बात कह रहे हैं, चढ़ावा चोरी को क्या मुद्दा बना पाएंगे अखिलेश यादव? अब तो लोग, ये समाजवादी पार्टी है कि पहले जवाब दे कि उसने कहा कि छतों के ऊपर चिपक गए, ढांचे पे जिंदा नीचे नहीं उतरे, लाल हो गया, हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, हम वहां पर जो मंदिर है हम लोग उसके सहमत नहीं हैं। अब जो सहमत नहीं थे, जो मंदिर को खून से लाल कर रहे थे कारसेवकों को, अगर उनके बारे में अगर आप कोई कहो कि वो कोई आपको आके एक अलग प्रकार की क्रांति पैदा कर देंगे, तो ये भ्रांति है। और मैं समझता हूं कि चुनाव के माहौल पर तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं आती हैं सामने, लेकिन चुनाव के साथ साथ उनकी जो पिछला इतिहास होता है लोग उसको भी देखते हैं कि पिछला आपका कार्य क्या था और आपने पिछले में क्या किया है, ये भी लोग देखते हैं। अब एक नया शब्द दे दिया गया, समाजवादी सनातन, ये एक है। अरे सनातन धर्म समाजवाद दो अलग अलग वैचारिक अवधारणाएं हैं। सनातन धर्म हजारों वर्ष पुरानी जीवन पद्धति का नाम है। समाजवाद जो है वो आधुनिक राजनीतिक आर्थिक विचारधारा का नाम है। दोनों को एक बताना मैं समझता हूं कि ये एक वैचारिक दृष्टि से उचित काम नहीं था, लेकिन वोट चाहिए, इसलिए समाजवादी पार्टी अब समाजवाद और सनातन एक है। अरे कुछ साधु संत को आप साथ में ले लें जो जिनका सहमति नहीं है सरकार के साथ में या मुख्यमंत्री जी के साथ में, और उनके साथ में रहकर आप सनातन की परिभाषा बदल दें, उसे समाजवाद बना दें।
आप ये कह रहे हैं कि जो समाजवादी समाजवादी ही नहीं रहे वो सनातनी क्या हो पाएंगे? हाँ निश्चित, देखिए सनातन और समाजवाद अलग अलग चीज है। मैं तो कहता हूं ये सनातनी भी नहीं है और समाजवादी भी नहीं है। समाजवादी नाम है लेकिन समाजवादी चिंतन नहीं है, समाजवाद आचरण नहीं है। वो एक धोती पर पहनकर निकलने वाले लोहिया जी की विचारधारा अब नहीं है। वो जाति के विरोध वाले लोहिया जी आज भी पूछ लो, कोई नहीं जानता होगा, ज्यादातर लोग अधिकांश नहीं जानते हो कि लोहिया जी कौन जात के थे, राजनारायण जी कौन जाति के थे। वो चिंतन कहां है? आपको क्या लगता है 10 साल सरकार के हो गए हैं, 10 साल और एंटी इनकम्बेंसी, ये बीजेपी के लिए और सरकार के लिए, सत्ताधारी पार्टी के लिए चिंता की बात हो सकता है? देखो, आपको नहीं लगता जो 2024 के लोकसभा में हुआ वो कहीं 2027 के विधानसभा में रिपीट ना हो जाए? देखिए बीजेपी के बारे में एक शब्द जान लीजिए, बीजेपी के नेता 24 घंटे काम करते हैं। आज तक न मोदी जी ने एक दिन का अवकाश लिया, न योगी जी ने एक दिन का अवकाश लिया। 24 घंटे जनता की सेवा में तत्पर जब नेतृत्व रहता है तो कार्यकर्ता भी रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के नेतृत्व में या दूसरे दलों के नेतृत्व में जो चुनाव के समय बाहर विचरण करने के लिए निकलते हैं। उन दोनों में अंतर है। देखिए विपक्ष की जहां सरकारें होती हैं वहां एंटी इनकम्बेंसी होती है, जहां भाजपा की सरकार होती है वहां प्रो इनकम्बेंसी होती है। कि आप देख लो गुजरात में हम बार बार चुनकर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में हम बार बार चुनकर आ रहे हैं। आप देख लो तो हम आसाम में दूसरी बार चुनकर आए हैं। आप देख लो तो महाराष्ट्र में हमारी अभी विजय हुई है, उसके पहले भी हम चुनकर आए। सर्वांगीण विकास, चारों तरफ आपको एक्सप्रेसवे, मेट्रो, आपको 2 हवाई अड्डे थे, 22 हवाई अड्डे, और एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा जेवर का, वो आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा। लेकिन इन्हीं सब चीजों के बीच 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें इंडिया गठबंधन नंबर 1 पे पहुंच गया, 43 सीटें उसने जीती, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो नंबर 2 की सिचुएशन पर रह गई। सवाल ये परिस्थितियां क्यों बनी लोकसभा के अंदर, और अगर 2027 के विधानसभा में ये रिपीट होता है तो फिर तो इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मिलकर सरकार बन जाएगी। 2024 का लोकसभा चुनाव था एक दुष्प्रचार का शिकार हुआ था, और वो दुष्प्रचार था आरक्षण बीजेपी हटा रही है, बीजेपी संविधान बदल रही है, फिर चुनाव नहीं होंगे। और उसका इतना बड़ा दुष्प्रचार हुआ था जिसका अगर जवाब होता तब तक चुनाव हो चुके थे। तो मैं कहूंगा कि आज जनता समझ गई कि झूठे दुष्प्रचार के अंतर्गत वो लोकसभा का चुनाव था। अब जनता हर फैक्ट को जानती है, उसकी पुनरावृत्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता। इन्वायरमेंटलिस्ट और एजुकेशन राइट के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जो है भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के तमाम सरकार जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले होने वाली इस भूख हड़ताल पर सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है, संवेदनशील नहीं है। एक व्यक्ति जिसने कई दिनों से कुछ न खाया हो, 20 दिनों से ज्यादा से सरकार को उसकी सुधी नहीं है। आप इस आलोचना को कैसे देखते हैं? देखिए स्पॉन्सर्ड जो एनजीओ स्पॉन्सर्ड तमाम आंदोलन है वो उनके ध्येय एकमात्र होता है सरकार का विरोध, और उनके पास में एजेंडा कोई कुछ नहीं होता, केवल अफवाह। और अफवाह के आधार पर वो एक नैरेटिव तय करना चाहते हैं, और नैरेटिव तय करने में इस समय असफल क्यों हुए हैं कि जो उनकी एनजीओ की एक बहुत बड़ी शक्ति होती थी धीरे धीरे एनडीए सरकार ने उसको कम किया है, उस पर प्रहार किया है। और मैं समझता हूं कि आज जिन मुद्दों को लेकर ये अनशन हुआ है पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। ये जो लोग हैं इनका उद्देश्य एकमात्र ऐसा है कि एक नैरेटिव तैयार करो, झूठा नैरेटिव, और उसके आधार पर हंगामा खड़ा करो और सरकार को किसी तरह कमजोर करो। और विदेशी जो चंदा होता है, विदेशी एनजीओ के नाम पर तमाम पैसे के धन के एकत्रीकरण करते हैं, उनका काम ही होता अशांति पैदा करना। मैं कहूंगा कि अगर कोई मांग है तो अनशन की जगह आप अपना प्रत्यावर्तन दीजिए, अपना मांग रखिए सरकार को। आपके समर्थक जितने सारे सांसद आपके वहां आए हैं वो खड़ा होकर वहां पर मांग वो नीट में जो पेपर लीक हुआ था उसका विरोध कर रहे हैं, उसके विरोध में वो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। डॉक्टर साहब आज तो अगर
अगर अगर उसको विरोध में होते तो आज नीट का परिणाम आया है। जिस तरह बच्चे अपना एक निष्पक्ष प्रणाली के अंतर्गत अपना एक अच्छा रिजल्ट पाए हैं, तो आज तो उनको वांगचुक जी को मिठाई बांटनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को बधाई भेजनी चाहिए थी कि आपने एक त्रुटि भी उसको उन्होंने संज्ञान में लिया, संज्ञान में लेके पूरी परीक्षा प्रणाली बदल दी, पूरा तरीका बदल दिया और एक निश्चित अवधि में तत्काल सारी व्यवस्था करके एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था से परीक्षा करा दी कि आज एक भी उंगली विपक्ष के पास भी कहीं उंगली उठाने को नहीं कि यहां पर बेईमानी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उम्मीद करते हैं कि आपका ये विदेश दौरा जो आप वहीं राष्ट्रपति जी के साथ कर रहे हैं बड़ा अच्छा हो, बड़ा सफल हो और सत्र के दौरान और उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान निसंदेह आपसे बात भी होगी, आपसे मुलाकात भी होगी। आज आप हमसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर दिनेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने राम मंदिर से लेकर उत्तर प्रदेश के चुनाव तक कई बातें हमारे साथ बेबाकी से कही। अगले हफ्ते पॉइंट ब्लैंक में एक और हस्ती से मिलाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।